स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। और एक बार सभी जल्दी से आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर देते हैं। सभी को नमस्कार। कोमल नमस्ते, सुरेंद्र जी गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट अभी तो क्लास को लेना ना, फिर होना गुड नाइट तो ठीक है। अर्चना शर्मा नमस्कार, सुनील जी नमस्कार। तो आशा करता हूँ कि सब कुशल होंगे घर पर और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। या आजकल कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ज़्यादा टाइम मिल रहा है इसलिए उस ज़्यादा टाइम को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें तो मेहनत करते रहना है, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पर आप जितना अच्छा पढ़ोगे तो ये आगे काम में आएगा। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट भी यही है, क्योंकि जितना भी हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, जैसे सही और कथन के प्रश्न आते हैं, कथन और कारण के प्रश्न आते हैं, तो वो सारे के सारे जो प्रश्न है ना, उसको सही करने का टाइम अभी है। अगर अभी हमने ऐसा सोच रहे नहीं हम बाद में पढ़ेंगे ऐसा करेंगे, तो वो बाद में तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा टेंशन भी रहती है, प्रेशर रहता है दिमाग पर। इसलिए अभी जितनी मेहनत आप कर पाते हो उतना आप करो, ठीक है ना। तो फटाफट अगर सभी आ गए हो तो फटाफट लाइक का कमेंट करें ताकि हम क्लास को शुरू कर देते हैं। तो क्लास को शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा था? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो मैंने कल आपको पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज नई हेडिंग डालो, और आपकी नई हेडिंग होनी चाहिए, और वो है आपकी पूर्वी घाट। क्या हेडिंग डालोगी? पूर्वी घाट। चलो तो हेडिंग डालो पूर्वी घाट। अब देखो पूर्वी घाट की क्या क्या विशेषता है, जरा इस पर भी अपन थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि पूर्वी घाट क्या कहता है। तो देखो भाई बात ऐसी है, बात ऐसी है कि ये हमारा भारत, ठीक है, बात ऐसी है कि ये हमारा भारत, और इसमें हमारे को पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है। तो आराम से पढ़ना है। देखो जितने इजी वे में हम पढ़ेंगे तो उतनी जल्दी से हमें चीज़ें याद हो जाएगी। ये हमारा भारत, ठीक है। अब मैंने बात की है पूर्वी घाट की, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पूर्वी घाट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पूर्वी घाट तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था पश्चिमी घाट के बारे में। तो देखो पूर्वी घाट की जो लंबाई है, एक बार सामने ध्यान दें कि पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 1300 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1300 किलोमीटर। कल हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट की लंबाई, और वो हमने कितनी पढ़ी पश्चिमी घाट की? 1600 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्वी घाट की लंबाई ज्यादा है या पश्चिमी घाट की लंबाई ज्यादा है? जाहिर सी बात है पश्चिमी घाट की लंबाई ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि पूर्वी घाट की आपकी 1300 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, क्या बात करें भाई? औसत ऊंचाई, तो इसके लगभग औसत ऊंचाई की मैं बात करूं तो 900 से 1200 मीटर के मध्य है, जबकि कल वाले की मैंने आपको बताई होगी 1200 मीटर। तो देखो कम है ये, ठीक है, ये यहां पर कम है, समझ आ रहा है? इसका मतलब ये अंतर हो गया कि पश्चिमी घाट अधिक लंबा है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम लंबा है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी घाट की उसकी तुलना में ऊंचाई कम है। तो पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात हम यहां से क्या देखते हैं कि इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वाला मैंने आपके सामने बना दिया, ये पूर्वी घाट। तो ये पूर्वी घाट का उत्तर वाला भाग है, ये पूर्वी घाट का पूर्व है, ये पूर्वी घाट का पश्चिम है, और ये पूर्वी घाट का दक्षिण है। कल हमने क्या पढ़ा कि पश्चिमी घाट की उत्तर दिशा की ओर चौड़ाई कम है, जबकि पूर्वी घाट में उत्तर दिशा की ओर जो चौड़ाई है वो अधिक है, चौड़ाई क्या है? अधिक है। बात पल्ले पड़ रही है? देखो सिंपल सी बात है, रटने वाली कोई चीज है नहीं। एक इतना सा, बस इतना सा यहां से एक डायग्राम बनो, इसको चौड़ा बनो, इसको कम चौड़ा बनो, तो ये साफ साफ दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ नहीं कह रहा, ये खुद ही कह रहा है कि इसकी उत्तर दिशा की ओर चौड़ाई अधिक है और दक्षिण दिशा की ओर चौड़ाई कम है। जाहिर सी बात है। एक विशेषता तो ये हो गई कि पूर्वी घाट की उत्तर दिशा में चौड़ाई
अधिक है और दक्षिण में कम है, जबकि पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट के उत्तर में चौड़ाई क्या थी, कम थी, जबकि दक्षिण में चौड़ाई क्या थी, ज्यादा थी। बस, तो ये इसका अंतर भी हो गया। और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, यहां से हमें ध्यान रखना है कि इधर से एक नदी बहती है, यहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है महानदी। आपको पता है महानदी पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है, जो भारत और विश्व का सबसे लंबा बांध है। जस्ट इसके नीचे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। क्या नाम है, गोदावरी नदी। और एक और मैंने आपको बताया होगा, जस्ट इधर एक स्थान बताया होगा, और उस स्थान का नाम क्या है, कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि इसमें जो ये महानदी है और ये गोदावरी है, इसका ये बीच वाला जो भाग है ना, यानी महानदी से लेकर गोदावरी तक ये सतत रूप में है, या मैं कह सकता हूं कि ये क्रमिक है। क्या है भाई, क्रमिक है, यानी खंडित नहीं है, सीक्वेंस बराबर है, कोई टूट फूट नहीं है ना, यानी तोड़ फोड़ किसी प्रकार की नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि महानदी से लेकर गोदावरी तक ये सतत रूप में है, क्रमिक है, लेकिन गोदावरी के बाद में ये खंडित हो जाती है, खंडित हो जाती है। अब आप मेरे से पूछोगे सर खंडित हो जाती है, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर है कि ये खंडित हो गई? अरे भाई बात ऐसी है, बात कैसी है, ऐसी है, बात कैसी है, ऐसी है। ऐसी बात है कि खंडित है। और खंडित क्यों है? क्योंकि नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, और नदियों के द्वारा डेल्टा के कारण ये क्या है, खंडित है। अब जरा याद करो उसको, किसको, उसको पश्चिमी घाट को। मैंने पश्चिमी घाट में आपको ऐसा नहीं बताया कि ये यहां से लेकर यहां तक क्रमिक है या खंडित है। मैंने ऐसा कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, ऐसा शब्द बोला ही नहीं मैंने। क्या बोला, क्या नहीं बोला। इसका मतलब अंतर समझो, पश्चिमी घाट अधिक लंबा है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम लंबा है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई में है, लेकिन पूर्वी घाट उसकी तुलना में कम ऊंचाई में है, दो अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि पश्चिमी घाट जो है वो एक क्रमिक रूप में है, क्रमिक रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है ये खंडित रूप में भी मिलता है। यहां से देख लो, ये आपके सीधा सीधा कह रहा है कि गोदावरी के बाद में खंडित हो जाती है। अंतर समझ आ रहा ना। एक अंतर क्या है कि पश्चिमी घाट उत्तर दिशा की ओर कम चौड़ा है, लेकिन पूर्वी घाट उत्तर दिशा की ओर अधिक चौड़ा है, जबकि दक्षिण की ओर कम चौड़ा है, जबकि ये इसका उल्टा है। तो इसका मतलब यहां पर ये इसका अंतर भी समझ आ रहा होगा। क्या मैं ही बड़बड़ाई जा रहा हूं कि समझ आ रहा है? जी सीता शर्मा जयपुर से, ओके, समझ में आ रहा है, बात पल्ले पड़ रही है। देखिए, अच्छा, बात पल्ले पड़ रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं ना ऊपर से जा रहा है ना? और अगर जा भी रहा तो क्या करूं भाई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, मैं तो बता सकता हूं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक तरफ हो जाता हूं और आप स्क्रीनशॉट लेते हो, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। चलो, तो अगर आपका आदेश हो तो लिखवा दूं। तो अब लिखना शुरू करो। यहां से पूर्वी घाट हेडिंग डालो। अच्छा, ये लो, चलो भाई, ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब थे लिखो पूर्वी घाट। तो इसकी लंबाई कितनी है भाई, लंबाई कितनी, जल्दी से बताओ, फटाफट लिखना है ना, अब रुकना नहीं है, फटाफट, है ना। लंबाई है इसकी 1300 किलोमीटर, बिल्कुल है ना। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी भाई, भाई इसकी औसत ऊंचाई जो है ना वो आपकी कितनी है, 900 से 1200 मीटर। वो किलोमीटर में, ये मीटर में, ये पहली बात है। दूसरी बात, इसका मतलब किसका बताओ, मैं बोल रहा हूं इसका उत्तरी भाग,
इसका उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ाई किसका, या इसका, उसका नहीं इसका, ठीक है। चलो ठीक है ना। दक्षिणी भाग कम चौड़ाई में है, कम चौड़ाई में। समझ में आ गई होगी ये भी बात, ठीक है। अगला तीसरे नंबर का पॉइंट लिखो आप, और तीसरे नंबर का पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तीसरे नंबर के पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ से। तो तीसरे नंबर का हमारा होगा कि महानदी से गोदावरी नदी तक क्रमिक रूप से है, क्रमिक, शाबाश, क्रमिक, या मैं कह दूं सतत है, लेकिन गोदावरी नदी के बाद, यस पूर्वी घाट, शाबाश संदीप कुमावत, है ना। लेकिन गोदावरी नदी के बाद यह खंडित हो जाती है। कौन हो जाती है, पूर्वी घाट, ठीक है ना। कौन खंडित हो जाती है, पूर्वी घाट, ठीक है। तो महानदी से, ये लो भाई, ये यहां तक लिख लिया होगा, थोड़ा सा और उसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना। ये खंडित हो जाती है, जिसका कारण है नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना। डेल्टा होता है नदी के द्वारा कंकड़ पत्थर का जमाव जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में करना ना। तो जिसका कारण नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ, है ना, आगे और समझा देते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपके बात पल्ले पड़ गई होगी। गुरुजी पानी लगाओ लिखा क्या था, अच्छा ये बात है क्या, जल्दी से इसको, ओके कोई बात नहीं, लेट हो गए तो भी समझ आए, जल्दी से लिखो, अरे लिखो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में, लिखना फटाफट चाहिए, है ना। शिव शंकर बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। दोस्त समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा भाई, पक्का। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं तो आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, आराम से, बिल्कुल हिंदी में, ठीक है ना। तो शायद समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो अब इधर सामने देखो, अब यहां से क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, हम इसी वाले भाग की बात कर रहे हैं, केवल इस वाले भाग की। तो यहां पर क्या है कि कुछ पहाड़ियां आ जाती है, क्या आ जाती है, कुछ पहाड़ियां आ जाती है। अब देखो पहाड़ियां की मैं बात करूं, जैसे आपको ये तो पता होगा ना, ये पता नहीं होगा तो भी मैंने बता रखा है। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया ना मुझे पता नहीं है, तो पिछली वाले वीडियो देख ले। जैसे इस तरफ पश्चिम बंगाल, फिर उसके नीचे आपके ओडिशा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे एक नंबर पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर यहाँ पर जैसे एक नंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ मैं ना, सिक्वेंस, ताकि आपको समझ में सही से। जैसे 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया। अब आप मेरे से पूछोगे सर 1 नंबर का मतलब क्या है, तो मैं इस तरफ 1 नंबर यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो है जैसे नल्ला मलाई पहाड़ी, यानी कि नल्ला मलाई जो पहाड़ी है ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, 2 नंबर, देखो यहाँ पर ए और ला, अल्लाह का नाम तो सुने होगा, ठीक है। और इस अल्लाह के बीच में राम लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्रामल्ला, या आपको ये मिल जाता है एरा मल्ला पहाड़ी, या तो इस नाम से मिल जाता है या आपको इस नाम से मिल जाता है, ठीक है। यानी अल्लाह लिखा और बीच में राम लिखा, तो ये हो गया एरामल्ला, ठीक है। वाह, जहां अल्लाह है वह राम वही अल्लाह, ठीक है ना। देख लो, ठीक है ना, एल्ला बीच में राम आ गया,
तो इसका मतलब या तो इसको एरामल्ला बोल दो या एरामल्ला की पहाड़ी बोल दो, ठीक है, दोनों नाम से। ये 2 नंबर पर है, क्लियर है। 3 नंबर पर यहां पर मैं लिख देता हूं जस्ट इसी पर 3 नंबर पर, और उसका नाम है वेलकोंडा। ए भगवान, कैसे कैसे नाम, वेलकोंडा, क्या नाम है, वेलकोंडा, ठीक है भाई। फिर 4 नंबर पर मैं इधर लिख देता हूं पालकोंडा, क्या लिख देता हूं, पालकोंडा, और इधर भी मैं लिख देता हूं 4 नंबर पर पालकोंडा। अब ये सीक्वेंस ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है ना, ये इधर का उधर नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो देख लेना प्रश्न गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात को जरूर ध्यान रखियो, ठीक है। 1 नंबर पर नल्लामल्लाई की पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है, 2 पर एरामल्ला की पहाड़ी है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, वेलकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, और पालकोंडा भी आंध्र प्रदेश में। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको कहां पर, अगली पहाड़ी पर। आप ऐसा सोच रहे तारों के शहर में ना, तारों के शहर में नहीं चलना हमें तो आगे की ओर चलना है। अब वो आगे कहां पर है वो मैं बता देता हूं ना, जैसे यहां पर लिख देता हूं 5 नंबर, इधर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अब इधर तो मैंने 5 नंबर डाला है, तो 5 नंबर 5 4 हो गया ना इधर। चलो फिर 5वें नंबर पर अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां पर होगी जावादी की पहाड़ी, जावादी की पहाड़ी। ये जावादी की पहाड़ी है तमिलनाडु में, ठीक है। 6 नंबर हम बात करते हैं यहां से, तो 6 नंबर पर यहां पर होगा सेवराय की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। फिर यहां पर 5 6 7 हो गया ना, 7 पर लिखना है पंचमल्लाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पंचमल्लाई। जैसे कुछ पहाड़ियां मैंने कल भी बताई थी, जैसे अल्लाह मल्ला, सॉरी हाँ अभी बता रहा हूँ ये तो, और जैसे कल नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, और अल्लाह मल्लाई की पहाड़ी बताई थी, और नीलगिरी की पहाड़ी भी बताई थी, कल बताई थी, आज नहीं बताई, ठीक है ना, ठीक है। जावादी की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी और पंचमल्लाई की पहाड़ी। देखो जाहिर सी बात है, आप अगर मैप पर कुछ इस तरीके से लिखोगे और फिर समझोगे तो थोड़ी थोड़ी सी पल्ले पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, यानी कि ये जो पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर भाई, तमिलनाडु में, क्लियर है। और ये जो सारी की सारी मैंने यहाँ पर बताई है, ये सारी की सारी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, ये सारी की सारी आंध्र प्रदेश में। बात पल्ले पड़ रही है। तो एक बार ऐसा करो, आप इसको इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको लिखाने की जरूरत ना पड़े। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और आप जितने लाइव हो ना उतने लाइक तो कर दो, है ना। अब आप देखो आपके लाइव की संख्या कितनी है, कोई बात नहीं, लाइव की संख्या तो कम ही है, लेकिन जितने हो उतने तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, इतना इतना सा, है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ज़्यादा समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा ना, ठीक है। अब थक गई है ना, तो ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और जितने लाइव हो वो उतने तो लाइक तो कर दे भाई, ताकि पढ़ाने का और आनंद आ सके, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर डालकर ये लिखवा दिया। पहाड़ियों की लोकेशन कहां पर है, तमिलनाडु में। इधर कौन सी, आंध्र प्रदेश में, क्लियर है। इसमें किसी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी बता देंगे ना, थोड़ा सा सब्र करो, है ना, सब्र करो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अब देखो कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको लेकर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी है ना। चलो देखो, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं, तो एक तो है जिंदागाड़ा। क्या नाम है भाई साहब, देखो जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा, खतरनाक नाम है जिंदागाड़ा। इसकी जो ऊंचाई है जिंदागाड़ा की वो 1690 मीटर है, ठीक है भाई। फिर 2 नंबर पर आपके जिंदागाड़ा के बाद में जो आती है वो आती है एरामाकोंडा, एरामाकोंडा। और ये दोनों की दोनों चोटियां कहां पर है, ये दोनों की दोनों चोटियां आपके आंध्र प्रदेश में है, और इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, 1680 जिंदागाड़ा। और एक यहां पर ओडिशा के अंतर्गत एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर माना गया महेंद्रगिरी, उसका राइट आंसर क्या माना गया, महेंद्रगिरी। लेकिन उसमें ये जिंदागाड़ा और ये एरामाकोंडा ऑप्शन में नहीं था, ठीक है।
जैसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर महेंद्रगिरी माना गया था। लेकिन महेंद्रगिरी इसलिए था क्योंकि जिंदागाड़ा और एरामाकोंडा ऑप्शन में नहीं थे, क्योंकि महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। ये महेंद्रगिरी जो है ना, ये ओडिशा में है। महेंद्रगिरी कहाँ पर? ओडिशा में है, जबकि जिंदागाड़ा और एरामाकोंडा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की ये चोटियों का क्रम है जो मैंने आपको बता दिया। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। तो शायद थोड़ी थोड़ी सी पल्ले पड़ रही होगी, तो चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो आप इसको लिख सकते हो कि पूर्वी घाट की ऊंची चोटियां, क्या लिखोगे? पूर्वी घाट की ऊंची चोटियां, उनमें जिंदागाड़ा, एरामाकोंडा और महेंद्रगिरी लिखोगे। बात समझ में आ गई? इसको लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायग्राम पर बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम लिखाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे की ओर मैं बात करूं यहां से, तो अब हम आगे की ओर बात करते हैं। तो देखो हमें ये वाला भाग, इस पर हमें फोकस करना है। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया था, इधर तो हमने बात की थी पूर्वी घाट की। ये तो क्या है? पूर्वी घाट है। ठीक है भाई, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, जिसकी विशेषता मैं बता चुका हूं। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर ये वाला है, और ये वाला कौन सा था? पश्चिमी घाट, जिसके बारे में भी मैं विशेषता बता चुका ना, पश्चिमी घाट। अब ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, इनका मिलन स्थल कहलाता है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। तो पूर्वी घाट का मिलन स्थल, सॉरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, संगम स्थल जो है वो नीलगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम स्थल नीलगिरी है, और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? नीलगिरी की भाई साहब जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपके यहां पर तमिलनाडु के अंतर्गत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है उसका? डोडा बेटा। डोडा बेटा आपकी जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज ध्यान रखिए ना, ये जितनी भी चोटियों की ऊंचाई है ना, इनको केवल आइडिया रखा करो। हाँ भाई, ये इसकी ऊंचाई ये इतनी है। ठीक है ना, तो पूर्वी घाट के सबसे, सॉरी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची, दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर तो डोडा बेटा है, पहले में अनाईमुडी है। लेकिन चलो मैं आपके सामने एक प्रश्न देता हूं, और आपके प्रश्न ये है कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन एक नंबर पर जैसे मैं आपको दे देता हूं, जैसे आपसे बोल देता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ऑप्शन में देता है महाबलेश्वर, कलसूबाई, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। अब बताओ प्रायद्वीपीय पठार की सबसे, सर ये नाम अच्छे नहीं है, जिंदागाड़ा, तो भाई नाम तो ऐसे ही है, अब क्या करें, अब नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो देखो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन में है महाबलेश्वर, कलसूबाई, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। तो बताओ अब प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कमेंट करें कि जो मैंने प्रश्न कहा है उसका आंसर क्या। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, आपको जो भी चीज़ यहाँ अगर पढ़ाई जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे कई बार पहले प्रश्न में पूछे गए, अब जैसे कलसूबाई दे लें, महाबलेश्वर, अरे ये देखो, अब देखो पढ़ाने के बाद भी तुमने गलती कर दी है भाई, पढ़ाने के बाद भी तुम गलती कर रहे हो। आप ये तो देखो ना कि कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है, आप ये भी तो देखो ना महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है, आप ये भी तो देखो ना पुष्पगिरी की ऊंचाई कितनी है, और आप ये भी तो देखो ना कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है। क्या कलसूबाई की ऊंचाई ज्यादा है या कुद्रेमुख की ज्यादा है? देखो हो गया ना गलत। अरे भाई कुद्रेमुख की ऊंचाई ज्यादा है, कलसूबाई की ज्यादा है? कुद्रेमुख की ऊंचाई
ज़्यादा है, ठीक है ना, कलसुबाई की कम है। महाबलेश्वर, ये देखो इतने स्टूडेंट में से सिर्फ 1-2 नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने कुद्रेमुख बताया है, बाकी तो महाबलेश्वर बता रहे हैं, बाकी कलसुबाई बता रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको ऑप्शन में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको अनैमुडी ही दे, ज़रूरी नहीं कि वो आपको डोडा बेटा ही दे, उनमें से वो विकल्प। यस, जैसे कमेंट आया कविता जी का 1894 मीटर, तो सही बात है कि उनकी तो 1686 मीटर ही है ना, तो फिर वो कहाँ से ऊंची चोटी हो सकती है। तो इसका मतलब कुद्रेमुख है। जैसे अब जवाब ढंग ढंग से आने लग गया ना, तो ये चीज़ शायद आपको समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो इसलिए भाई जब भी हम आगे टेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। आगे जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो मैं इसी तरीके के प्रश्न दूंगा आपको, जिसमें सही और गलत होंगे, कथन और कारण होंगे, लेकिन आप इसको जब अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे ना तभी आप वो प्रश्न कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो ऊपर से जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आप इसको फटाफट लिखो। आप लिखना शुरू कर दे, लिखो। क्या लिखोगे? एक लाइन लिख लो यहाँ पर, नीलगिरी, यहाँ पर लिखो नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर है? केरल में, केरल प्लस कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और इसमें लिखना है, क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का संगम स्थल, संगम बोल दो या मिलन बोल दो, संगम स्थल, संगम स्थल बराबर क्या करोगी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये लो भाई, ये धाका नीलगिरी की पहाड़ियाँ होगी, ठीक है। चलो इसकी सबसे ऊंची चोटी, एक बोल रही है सर ये नाम अच्छा नहीं है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो जब आपकी नई जनरेशन आए ना तो उसका नाम अच्छे से रखना, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये नाम तो ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए, डोडा बेटा कहाँ पर है? हाँ जी, इसकी है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा कहाँ पर बताइए? यस, महावीर कुमावत संगम स्थल बोल सकते हो आप, मिलन स्थल बोल सकते हो, बिल्कुल है ना। बताओ डोडा बेटा कहाँ पर है? डोडा बेटा बताएं जी। ज्योति कुमावत, नाम तो बड़े ही चंगे हैं। हाँ जी, डोडा बेटा है तमिलनाडु में से, ठीक है। डोडा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ तक बात कर ले पड़ेगी, आगे बढ़े। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे अगर बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म, ठीक है। और अब नई हेडिंग डालो, और नई हेडिंग आपकी है, और वो नई हेडिंग होगी तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश। नई हेडिंग डालो तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश। ये हमारी नई हेडिंग, नई हेडिंग है। और नई हेडिंग डालो तटवर्ती प्रदेश। कौन से प्रदेश हैं? तटवर्ती प्रदेश। चलो और इधर सामने देख लो, बस हेडिंग डाल के तटवर्ती प्रदेश, यानी तटवर्ती प्रदेश की बात करें तो ये वाला भाग ही होगा, क्योंकि भाई सीमा तो यही बनाता ना, है ना, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम रखेंगे, यस, ठीक है, रख दियो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तटवर्ती क्षेत्र क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये तो आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। भौम सिंह बोले, भौम सिंह का कमेंट है 0.25% भारत का, शाबाश, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। देखो ये तो है भाई पूर्वी तट। अब आप कहोगे सर ये पूर्वी तट कैसे? यार ये पूर्वी दिशा की ओर है, इसलिए पूर्वी तट है, ठीक है। चलो, और ये कौन सा तट है भाई? ये पश्चिमी तट है। क्यों है? क्योंकि ये पश्चिमी तट। और वैसे तो मैंने आपको जब भारत की सामान्य जानकारी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि ओके 2.38, यस,
ठीक है 2.38, हाँ जी। चलो अब इसमें देखो पूर्वी तट, सर ये नाम तो लिखा ही नहीं जाता, कौन सा नाम लिख लो, ठीक है। देखो पूर्वी तट, पूर्वी तट की हम बात करते हैं तो पूर्वी तट में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा स्वर्ण रेखा नदी का, एक नदी आती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, देखिए स्वर्ण रेखा, ये नाम तो याद हो जाएगा ना स्वर्ण रेखा का नाम तो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद एक नदी और हमने नाम सुना होगा जिसका नाम है कृष्णा, क्या नाम है, कृष्णा, कृष्णा कितना प्यारा नाम है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा कृष्णा, और यहाँ पर एक नाम है जो आप सब जानते हो और उसका नाम है कन्याकुमारी, क्या नाम उसका, कन्याकुमारी। तो देखो बात यहाँ पर ऐसी है, बात यहाँ पर कैसी है, ऐसी है भाई कि पूर्वी तट पर स्वर्ण रेखा नदी सर, ठीक है, पूर्वी तट पर स्वर्ण रेखा से ये बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी सरकार तट, क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, कृष्णा नदी और कन्याकुमारी, तो यहां पर जो है स्वर्ण रेखा और कृष्णा के बीच में उत्तरी सरकार है, कौन सी सरकार, उत्तरी सरकार, जबकि कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में जो है उसका नाम है कोरोमंडल तट, कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। उत्तरी सरकार तट जो है इसका विस्तार ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के नीचे क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आ जाएगा आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में कौन सा है आपका, कोरोमंडल तट है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है भाई कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट कहलाता है और कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया पूर्वी तट। अब मैं बात करूं पश्चिमी तट की, तो देखो पश्चिमी तट में कुछ नाम यहां पर लिख देता हूं मैं, जिससे इधर नाम लिख देते हैं हम, कौन कौन से नाम आएंगे। तो एक तो यहां पर एक नाम आता है जिसका नाम है कच्छ का तट, कच्छ का तट, यानी कि एक नंबर पर तो ये आ गया कच्छ का तट। फिर कच्छ के तट के जस्ट नीचे यहां पर एक तट आएगा और उसका नाम है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। अब देखो कच्छ का तट, कच्छ के तट के बाद में काठियावाड़, दोनों के दोनों गुजरात में है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं तो यहां पर एक तट आ जाता है इस जगह पर और उस तट का नाम है कोंकण तट, क्या नाम है उसका, कोंकण, ये वाला ना, इसका नाम है कोंकण तट। और कोंकण तट है ये 3 नंबर पर, इसकी बात कर लेता हूं। फिर 4 नंबर पर हम आगे की बात करते हैं तो 4 कोंकण के नीचे इधर जो यहां पर आ जाता है उस तट का नाम है कन्नड़ का तट, कन्नड़ तट, कौन सा तट है, कन्नड़ का तट है, जो 4 नंबर पर आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा है, कच्छ, फिर कच्छ के बाद में काठियावाड़ और काठियावाड़ के बाद में कोंकण और कोंकण के बाद में कन्नड़। फिर जस्ट हम बात करते हैं इसके नीचे की ओर, तो यहां पर जो एक तट और आ जाता है और उस तट को हम बोलते हैं, जो 5 नंबर पर मैं लिख देता हूं, और वो है मालाबार तट, मालाबार तट। और मालाबार तट है केरल में, कहां पर, केरल में। कन्नड़ का तट है कर्नाटक में, ठीक है। और कोंकण का तट महाराष्ट्र और गोवा में है। क्या ये याद हो जाएगा, पहला कच्छ का तट, दूसरा कच्छ के बाद में कौन है, काठियावाड़, काठियावाड़ के बाद में, काठियावाड़ के बाद में कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। अब देखो इसके क्या कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से छोटी छोटी सी बातें हैं। आपसे पूछ ले कि कच्छ का तट की लोकेशन कहाँ पर है, तो गुजरात में, काठियावाड़ की भी गुजरात में, कन्नड़ की कहाँ पर है, कर्नाटक में, और आपका जो मालाबार तट है ये केरल में है। और इसके साथ में जैसे ये कोंकण का तट है, तो कोंकण का तट है आपके महाराष्ट्र और गोवा में। महाराष्ट्र कहाँ पर है,
गोवा के ये वाला तट, ठीक है। अब मालाबार तट की कुछ विशेषता है जो मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं कि मालाबार तट की क्या विशेषता है। मालाबार तट, देखो मालाबार तट की क्या विशेषता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा तो मानसून सबसे पहले केरल में आता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर्वप्रथम मानसून प्रवेश, सर्वप्रथम मानसून प्रवेश, सर्वप्रथम मानसून प्रवेश किसमें, मालाबार तट पर, ठीक है। यहां पर एक मिट्टी भी मिलती है और उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, किस पर, मालाबार तट पर। साथ साथ में सर्वाधिक लेगुन झील भी यही मिलती है, सर्वाधिक लेगुन झील किस पर, मालाबार। जैसे अष्टमुडी एक केरल में है, अष्टमुडी नाम से एक केरल में एक झील है जो लेगुन झील है। अब आप कहोगे सर लेगुन झील क्या होती है, एक लवणीय झील है, खारे पानी की झीलें हैं, लवणीय झील वो कौन सी है, लेगुन झील है। तो इसके क्या क्या विशेषता है, एक यहां पर इसकी विशेषता ये भी लिख लो कि इसमें आणविक खनिज भी मिलते हैं, आणविक खनिज किसमें, मालाबार तट। बाकी यहां से इनकी लोकेशन के बारे में पता करना है, ठीक है। जैसे इस मालाबार तट की विशेषता हमने जानी है कि ये एक तो सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है, क्योंकि अरब सागर का मानसून ऐसे आएगा तो ऐसा वो ऐसे आता तो यहीं पर ही आता वो सबसे पहले, और धमा यहाँ पर टकरा जाता है। बात समझ आ रही है। तो ये मालाबार सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, ठीक है ना। दूसरे यहाँ पर एक मिट्टी है जो लेटेराइट है, ठीक है ना। सर्वाधिक लेगुन झील भी किस पर है, मालाबार तट पर है, और आणविक खनिज भी जो मिलते हैं वो भी यस सुनील स्वामी जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। चलो तो अब एक बार मैं इसको लिखवा देता हूं, तो आप इसको लिखना शुरू करें फटाफट, 2 मिनट में लिखवा देता हूं, ज़्यादा टाइम हम आपका वेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा लिखा दूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लिखना शुरू करें, फटाफट लिखिए। और सबसे पहले लिखिए आप पूर्वी तट। क्या लिखोगे, 1 नंबर पर लिखोगे आप पूर्वी तट, पूर्वी तट, ठीक है। लिखो पूर्वी तट है ना। इसमें पूर्वी तट में आप लिखोगे यह स्वर्ण रेखा से, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और इसमें आप एक यहाँ पर ये जो 1 नंबर पर इसको आप लिख लें, इधर 1 नंबर पर आप लिखोगे उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और उत्तरी सरकार है ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये किस किस के बीच में है, ये स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी प्लस कृष्णा के मध्य, कृष्णा नदी के मध्य, कृष्णा नदी के मध्य, ठीक है, कृष्णा नदी के मध्य। फिर यहाँ से आप लिखो आगे, ये तो हो गया, ठीक है। 2 नंबर पर आप लिखो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ठीक है। और इसमें आप क्या लिखोगे, कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, जल्दी से लिखिए। यस, लौटता हुआ मानसून बारिश करता है भाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जलवायु का टॉपिक है, वहाँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको समझेंगे ना तो रट्टा हो जाएगा फिर हमारा, और हमें रटना नहीं है ना। तो वो वहाँ ऋतु शेखावत उत्तरी सरकार को ओडिशा, उत्कल तट एक अलग तट है जिसके बारे में जिक्र कर लेंगे, ठीक है ना। एक यहाँ पर नोट भी लगा ले, इसी में ही यहाँ पर एक नोट लगा ले, और नोट लगा के लिख ले NOTE, नोट लगाए, और नोट लगा के लिखना उत्कल तट। एक उत्कल तट भी है, और ये उत्कल तट जो है ये ओडिशा में, मौखिक रूप से बता देते हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी इसमें लेगुन झील है, इसमें कौन सी झील है, लेगुन झील है, झील है ना, लेगुन झील
लेगुन झील चिल्का है, लेगुन झील चिल्का स्थित। ये चिल्का भी ओडिशा में है। चिल्का भारत का प्रथम रामसर है, 1 अक्टूबर 1981 को शामिल हुआ। तो लेगुन झील चिल्का है जो भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील है, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ी लेगुन झील है। तो उत्कल तट ओडिशा लेगुन झील, ठीक है। लेगुन झील का मतलब वही लवणीय झील। 2000 का नोट, अच्छा वाह क्या बात है, पैसे पैसा हो गया, मतलब पैसा पैसा। हाँ आज तो क्या बात है, 2000 का, वाह क्या बात है। 2 नंबर पर लिखो और 2 नंबर पर लिखो पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। अब इसमें क्या लिखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। पश्चिम ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। यस, चिल्का भारत की पहली रामसर झील है, ठीक है, जो 1 अक्टूबर 1981 को शामिल हुई ना, पश्चिमी तट। सबसे पहले लिखो कच्छ का तट, कच्छ का तट, ठीक है। 2 नंबर पर है काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़, ठीक है। दोनों के दोनों गुजरात में है, दोनों के दोनों कहाँ पर है, गुजरात में। फिर है कोंकण का तट, कोंकण तट। कौन सा तट है, कोंकण, जो आपके महाराष्ट्र में और गोवा में विस्तारित है, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 पर कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट जो है वो कहाँ पर आपके कर्नाटक में है, कहाँ पर वो आपके कर्नाटक में है। और लास्ट वाला जो है वो 5 पर है मालाबार तट, और मालाबार जो तट है ये आपके कहाँ पर है, केरल में है। और इस मालाबार तट की विशेषता आपने डायग्राम में स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको लिखिए, फिर आगे बात कर लेते हैं ना। कैलाश बोले ओ सर जी, गोकरू झील क्या है वो उसके बारे में तो। कैलाश ढोकिया, गोकरू झील होती है नदी की सर्पिलाकार आकृति में बनने वाली झील, ठीक है। तो वो गोकरू झील है ना, जिसको इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से इसको लिखें। और मालाबार तट की सारी विशेषता हमने डायग्राम में स्क्रीनशॉट लिया था, वहाँ पर समझ ली थी, ठीक है। जैसे आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका डायग्राम, कि आप ऐसा ना बोल रहे कि सरों ने लिखा नहीं है और जल्दी जल्दी से भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे ना। भागो भागम भाग कर रहे हैं सर, है ना, भागम भाग कर रहे हैं, यस, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मालाबार तट की विशेषता है। तो बोलो था कि पल्ले पड़ गई, अति सी बात। अगर पल्ले पड़ गई है तो जल्दी से कमेंट कर लें, हाँ सर थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है। और अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो भी ऐसा कह दें, हाँ सर समझ में नहीं आया, ताकि मुझे पता तो चले ना कि हाँ नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया, क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं हम कल, सॉरी कल तो हाँ कल मतलब कल, ठीक है ना। और जल्दी से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, और कैसे आपको हमारी क्लास लगी ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कितना आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और सारे चीज़ें नोट्स लिखवा रहा हूँ। टेस्ट का मज़ा भी जभी आएगा जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे कल हम नया पार्ट शुरू करेंगे, और नया जो पार्ट शुरू करेंगे वो करेंगे हम मरुस्थल के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। तो सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।